हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अब हम लोग आज शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी रिस्पायरेशन इन एनिमल्स पे, और आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, बायोलॉजी 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेसेज में सबसे पहले हमने देखा कि लाइफ प्रोसेसेज होता क्या है, फिर हमने देखे कि 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेज हैं: न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। जिसमें हमने न्यूट्रिशन क्लियर कर लिया था, और फिर हमने रिस्पायरेशन पढ़ना शुरू किया था। रिस्पायरेशन में भी रिस्पायरेशन क्या था? रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस था या एक ऐसा लाइफ प्रोसेस था जिससे कोई ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइड या डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, फिर हमने देखा एरोबिक एनारोबिक 2 तरह का रिस्पायरेशन, फिर हमने प्लांट्स में रिस्पायरेशन देखा, फिर हमने अलग अलग एनिमल्स में रिस्पायरेशन देखा, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। और आज हम देखने वाले हैं रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस। हम लोगों में रिस्पायरेशन का क्या मैकेनिज्म है, हम लोगों में रिस्पायरेशन कैसे परफॉर्म होता है, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात है, देखिए आप जानते हैं कि जो भी हायर एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स मतलब कि जिसका इवोल्यूशन अच्छा खासा हो चुका है, जिसमें कि हम लोग भी आते हैं हायर एनिमल्स में, उन सभी में कौन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है? ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि उसके बॉडी में सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा डाइजेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम था, ठीक उसी तरह रिस्पायरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में भी एक ऑर्गेन सिस्टम लगा हुआ है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो फॉर रिस्पायरेशन वी हैव ऑर्गेन सिस्टम कॉल्ड ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, तो ठीक है। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेन सिस्टम जो बनता है वो किससे बनता है? ऑर्गेन से बनता है। ऑर्गेन सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? ऑर्गेन्स का इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, सारे ऑर्गेन्स मिलकर काम करते हैं। तो हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसके कौन कौन से ऑर्गेन होंगे? तो नोज होगा, नेसल पैसेज, फेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स और डायफ्राम। तो हमें बारी बारी से सबको पढ़ना है। सबसे पहला नोज, नेसल पैसेज, फेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स एंड डायफ्राम। ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अलग अलग ऑर्गेन्स। ठीक है, और इनका मेन काम क्या है? देखिए, आपको प्रीवियस क्लास में आप ये बात देख चुके हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन के जो 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप है, उसमें से पहला स्टेप क्या था? ऑक्सीजन लेना। सेकेंड स्टेप था उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। थर्ड स्टेप था एनर्जी रिलीज करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड फोर्थ स्टेप क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ रिस्पायरेशन के वो प्रोसेस के दौरान, उसे बॉडी के बाहर इलिमिनेट करना। तो ये जो चारों स्टेप था, उसमें से 2 स्टेप जो मिडिल वाला है वो कहां होता है? सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर होता है, तो वो तो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई उसका कोई काम है नहीं। हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। इसी पे सारा मैकेनिज्म काम करेगा। ओके, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बारी बारी से पढ़ना। सबसे पहले हम देखेंगे नोज। नोज आप जानते हैं, नोज किसने नहीं देखा? सबके पास नोज है, हम सभी ने नोज देखा हुआ है, देखा है ना नोज। सामने जो 2 नोज, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं नोज। ये हमारा नोज, हमारे माउथ के ऊपर नोज, ये नोज। तो ये अगर नोज देखे तो ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का ओपनिंग है। देखिए होता क्या है ना, आप देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम आपको याद होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता था? एक ओपनिंग होता था माउथ और दूसरा ओपनिंग होता था एनस, होता था ना। और हम क्या करते थे? फूड माउथ की तरफ से इंजेस्ट करते थे, और वो फूड धीरे 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 आगे बढ़ता था किसकी तरफ? एनस की तरफ। और जब तक वो एनस तक पहुंचता था, तब तक में से उसमें से हम अपने सारे जरूरी काम क्या कर लेते थे? निकाल लेते थे। रिस्पायरेशन का अगर बात देखें तो रिस्पायरेशन में डबल ओपनिंग नहीं है। रिस्पायरेशन भी एक ट्रैक्ट ही है, लेकिन वो सिंगल ओपनिंग वाला है। यानी जो एयर नोज से इंटर करेगा वो एयर फिर नोज से ही बाहर आएगा। सिंगल ओपनिंग वाला ये ट्रैक्ट है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है हमारा नोज। नोज हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का ओपनिंग है, ये स्टार्ट होता है। ये हमारा सबसे पहला ऑर्गन है हमारे, जो कि नोज आपको दिख रहा है। तो अगर आप नोज को गौर से देखें तो नोज के सामने हमारे नोज में 2 छेद हैं। देखिए यहां पर एक तरफ और एक ये है ना, 2
हर एक आदमी में ये दो होता है ना, दो दो, यहां देखिए इसे कहा जाता है नॉस्ट्रिल्स। ये दो ओपनिंग जो है, नोज में दो ओपनिंग्स होती हैं, तो ये दोनों ओपनिंग क्या है, नॉस्ट्रिल्स। क्या कहा जाता है, नॉस्ट्रिल्स। नोट में देखिए सारी बातें लिखी जा चुकी है। आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो मैं बोर्ड पे कम यूज करूंगा। मैं बोल रहा हूं आप नोट्स लिख लीजिए पहले, तब लेक्चर कंटिन्यू कीजिए। अगर आप नोट नहीं लिखे हैं तो पहले नोट लिख लीजिए, फिर लेक्चर कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स नोट में लिखे हुए हैं, नोट को पढ़ते हुए आप लेक्चर देखिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, नोट को कंटिन्यू करते चलते हैं। सबसे पहले लिखा है, सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम नोज। कहां से बिगिन करता है, कहां से शुरू होता है, नोज से। आवर नोज हैज टू होल्स इन इट कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। हमारे नोज में कितने होल्स हैं, दो, एक ये और एक ये, लेफ्ट एंड राइट, और इन्हें क्या कहा जाता है, नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। तो हमारे नोज में दो होल्स हैं जिसे नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। तो बस ये नोस्ट्रिल्स है, बस ये नोस्ट्रिल्स है। ये अंदर वाले को नोस्ट्रिल मत समझ लीजिएगा, ये जो ओपनिंग है यही नोस्ट्रिल्स है। नोस्ट्रिल के जस्ट अंदर जो ही जाइएगा तो शुरू हो जाएगा नेसल कैविटी, या जिसे हम नेसल पैसेज कहते हैं। नॉस्ट्रिल्स, बस ये होल नॉस्ट्रिल्स है, और होल के अंदर जो ही गए, जो ही अंदर जाते हैं तो हेयर हमें दिखता है अंदर में। तो ये हेयर वाला जो है ये क्या है, ये नॉस्ट्रिल्स नहीं है, ये नेसल कैविटी है, ये नेसल पैसेज है। तो नोज हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का बिगिनिंग हुआ, और इसमें दो होल्स हुए, जिन होल्स को हमने कहा नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के जस्ट पीछे जो कैविटी है, जो ये छेद है, वो क्या कहलाएगा, नेसल कैविटी या नेसल पैसेज, ठीक है। तो नेसल पैसेज को देखिए आपके नोट में डिफाइन किया गया है, इट इज द पैसेज बिहाइंड द नॉस्ट्रिल्स एंड इट इज आल्सो कॉल्ड नेसल कैविटी। यानी कि नॉस्ट्रिल्स के पीछे का जो पैसेज है उसे हम क्या कहते हैं, नेसल पैसेज, या इसे नेसल कैविटी भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए तो हमारा जो नेसल कैविटी है उसके बीच में देखिए एक बोनी प्लेट लगा हुआ है, ये बोनी प्लेट, ये देख रहे हैं इधर का, ये लेफ्ट नहीं, ये हाँ, ये लेफ्ट और ये राइट। तो लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट और राइट के बीच में देखिए यहाँ एक बीच में हड्डी जैसा, बोन जैसा है, पकड़ के देखिए यहाँ पर आप लीजिएगा, बीच में बोन जैसा है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल सेप्टम। क्या कहते हैं, सेंट्रल सेप्टम। ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सेप्टम। तो सेंट्रल सेप्टम ने क्या किया, नेसल कैविटी को दो पार्ट्स में बांट दिया, लेफ्ट एंड राइट, समझ गए। और ये जो हमारा नेसल कैविटी है उसके जस्ट नीचे हमारा बक्कल कैविटी है। ये मौत के अंदर वाला को बक्कल कैविटी कहते हैं, आपको पता है, मौत के अंदर वाला को बक्कल कैविटी कहते हैं। नोज यहां हो गया नेसल कैविटी, तो बक्कल कैविटी और नेसल कैविटी के बीच में एक बोनी प्लेट लगा हुआ है, ऊपर वाला, ये टंग से टच कीजिए आप ऊपर की तरफ, तो वहां है ना एक, तो वो बोनी प्लेट लगा हुआ है, जिसने क्या किया, नेसल कैविटी और बक्कल कैविटी को सेपरेट किया। समझ में आ रहा है आपको। हम पॉइंट पढ़ते चलते हैं, देखिए। तो नेसल पैसेज हैज अ सेंट्रल सेप्टम व्हिच डिवाइड्स इट इनटू टू पेयर्ड नेसल पैसेज। यानी कि नेसल कैविटी के बीच में एक सेंट्रल सेप्टम होता है, या नेसल पैसेज के बीच में एक सेंट्रल सेप्टम होता है, जो उसे दो नेसल पैसेज में बांटता है। द वॉल्स ऑफ नेसल पैसेज इज लाइड विथ हेयर एंड म्यूकस। जो हमारे वॉल्स हैं, देखिए नेसल पैसेज का जो वॉल है अंदर वाला, उस पे म्यूकस होता है और हेयर होता है। वो हमेशा हल्का हल्का गीला होता है, हल्का सा मॉइस्टेंड होता है, और क्या होता है, और उस पे हेयर होते हैं, टाइनी हेयर्स होते हैं। क्यों होते हैं हेयर्स, और उस म्यूकस का क्या काम है, देखिए उस म्यूकस का काम है डस्ट पार्टिकल। जैसे हम मान लीजिए सांस ले रहे हैं तो हवा में गंदगी हो सकती है, डस्ट हो सकता है, तो जब हम सांस लेंगे ना तो वो जो म्यूकस है वो क्या करेगा, डस्ट को चिपका लेगा, समझ गए। तो वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए म्यूकस है। और अगर मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, उसके साथ कोई मच्छर घुस गया, कोई इंसेक्ट घुस गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया, तो ये हेयर्स क्या करेंगे, उसे रोकने का काम करेंगे। तो ये म्यूकस और हेयर जो है, ये म्यूकस और हेयर का जो लाइनिंग है नेसल पैसेज के इनर वॉल पर, उसका काम है डस्ट पार्टिकल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंसेक्ट्स अगर हमारे नेसल कैविटी में इंटर कर गया, हमारे नॉस्ट्रिल्स से अंदर चला गया, उसे रोक देना। समझ गए। तो देखिए लिखा है कि द वॉल्स ऑफ नेसल पैसेज इज लाइड विथ हेयर एंड म्यूकस, बोथ ऑफ देम ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन इनहेल्ड एयर सो दैट क्लीन एयर गोज इनटू द लंग्स। यानी इसका काम है कि कुछ भी अगर इंटर किया, डस्ट या माइक्रोब्स या कुछ भी इंसेक्ट उसे रोक देना, जिससे कि क्लीन एयर हमारे लंग्स तक जाए। हमारा मेन रिस्पायरेटरी सिस्टम का हमारा मेन ऑर्गन कौन है, लंग्स है। हम लंग्स पे आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि नेसल कैविटी इज जस्ट अबव द बक्कल कैविटी। अभी मैंने तुरंत बात की कि नेसल कैविटी क्या है, बक्कल कैविटी के जस्ट ऊपर है, एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम बक्कल कैविटी बाय अ हार्ड बोनी प्लेट। यानी कि हमारा बक्कल कैविटी और हमारा जो नेसल कैविटी है उनके बीच में एक हार्ड बोनी प्लेट लगा हुआ है, जिसने कि दोनों कैविटी को क्या करके रखा है, सेपरेट करके रखा है। ठीक है।
जब एयर जो है हमारे नोज में एयर इंटर करता है किससे होके, नॉस्ट्रिल्स से होके, और नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो ही जाता है और जो ही वो नेसल पैसेज से गुजरता है तो वहां पर जाके उस एयर को के साथ दो बातें होती हैं। उस एयर को गर्म किया जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि ठंडी महीना में मान लो आप सांस ले रहे हो, उतना ठंडा हवा अगर लंग्स में जाएगा तो क्या होगा, लंग्स पे असर पड़ सकता है ना, अंदर के टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकता है। आप जानते हैं हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स, हम क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना है। तो अगर मान लो कि हम बहुत कोल्ड एयर इनहेल कर गए तो हमारा लंग्स ठंडा पड़ जाएगा ना। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो ही नोज के अंदर एयर इंटर करता है तो एयर को क्या किया जाता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर पे लाया जाता है। ठीक है, उसको हमारे बॉडी टेम्परेचर पे लाया जाता है, तो एयर को वार्म किया जाता है, उसे मॉइस्टेंड किया जाता है। यानी अगर बहुत ज्यादा ड्राई एयर है तो उसे क्या किया जाता है, मॉइस्टेंड किया जाता है। यही रीजन है कि देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत ड्राई एयर बहते रहता है तो आपका नाक दर्द करने लगता है, कई आदमी का ब्लड आने लगता है, चिड़चिड़ा सा लगने लगता है नाक में, जैसे काटने जैसे लगता है। तो आदमी कहेगा या तो हल्का ऑयल लगा दो, या अलग अलग मेथड्स लोग अपनाता है, या ड्रॉप सब आते जो नाक में लिया जाता है। कई बार खून निकलने लगता है लोगों के नाक से। अब देखे होंगे सर्दी के महीना में ये होता है जब हवा पूरा ड्राई हो जाता है। तो एयर को क्या किया जाता है, मॉइस्टेंड किया जाता है और उसे वार्म किया जाता है, जिससे कि क्या हो, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स, समझ गए। तो देखिए ये पॉइंट लिखा है कि द एयर एंटर्स इन द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड इन नेसल पैसेज इट इज वार्म्ड एंड मॉइस्टेंड, यानी इसे गर्म किया जाता है और मॉइस्टेंड किया जाता है। द नेसल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, हेंस आफ्टर नेसल कैविटी इनहेल एयर इंटर इनटू फेरिंग्स, यानी कि जो नेसल कैविटी है अंदर जाइएगा तो किस में जाके खुलता है, फेरिंग्स में खुलता है। यानी कि जो नेसल कैविटी से हवा अंदर गया वो कहां पहुंच गया, फेरिंग्स में। तो देखिए हवा दो स्टेप पार कर गया। सबसे पहले आपने इनहेल किया, नॉस्ट्रिल से अंदर गया, नेसल पैसेज में गया, नेसल पैसेज के बाद वो कहां पहुंच गया, फेरिंग्स में। तो हम अब पहुंच गए कहां पर, फेरिंग्स पर। फेरिंग्स से आप पहले से ही पता है आपको, आपने डाइजेशन में भी फेरिंग्स पढ़ा हुआ था, और आपको पता है कि फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है किसके, किसका, फूड का और विंड का। आपको पता है कि ये एयर को जो है वो नोज से कहां ले जाता है, विंड पाइप में ले जाता है, और फूड को कहां ले जाता है, मक्कल कैविटी से फूड पाइप में ले जाता है। तो ये कॉमन पैसेज है किसका, किसका, एयर का भी और फूड का भी। और ये देखिए अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि फूड रिस्पायरेटरी ट्रैक में इंटर न कर जाए, यानी फूड विंड पाइप में भी इंटर कर सकता है ना, तो उसे उस बात से प्रिवेंट करेगा कौन, इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस इस बात को सिक्योर करता है कि फूड क्या हो, फूड पाइप में ही जाए, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में न चले जाए, यानी विंड पाइप में न चले जाए। समझ गए। तो फूड को फूड पाइप में ही जाना चाहिए, विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए। इस बात को इंश्योर कौन करता है, इपिग्लोटिस। आप इपिग्लोटिस देखे होंगे। एपिग्लोटिस अगर आप कभी मुंह खोलिए, और कई बार ऐसा होता है कि आदमी का दिखेगा जब सर्दी खांसी होता है तो कहता है लोग टॉन्सिल भर गया, वो ऊपर वाला लटकते रहता है, वो नीचे आ जाता है, जीभ पर आ जाता है। या कभी अगर आप कफ सिरप का प्रचार देखे हो तो उसमें वो कीड़ा घंटी जैसे पकड़ के झूलते रहता है, जब कफ सिरप पीते हैं तो वो कीड़ा अंदर चला जाता है। हाँ, तो वही एपिग्लोटिस है, वो जो लटका हुआ है घंटी जैसा, वही एपिग्लोटिस है। और वही इस बात को इंश्योर करता है कि क्या हो, फूड जो है वो फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में नहीं जाए। ओके, तो देखिए फेरिंग्स के बारे में पॉइंट लिखा गया है कि इट इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। ठीक, द एपिग्लोटिस प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि ये फूड को रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकता है कौन, एपिग्लोटिस। आफ्टर फेरिंग्स एयर गोज इनटू द विंड पाइप और ट्रेकिया, यानी कि उसके बाद ये कहां इंटर करेगा, इंटर कर जाएगा ट्रेकिया में। देखिए अगर आप रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का अगर हम डायग्राम बनाए, यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम का अगर आपको डायग्राम बनाए तो थोड़ा आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगा। वैसे नोट में भी डायग्राम दिया गया है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का अगर हम एक डायग्राम बनाए तो देखिए ऐसे बनेगा। सिंपल सा एक डायग्राम बनाते हैं हम, एक स्कीमेटिक डायग्राम, कोई ज्यादा ये नहीं है। ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का, ये जो है हमारा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें। तो ये आप देख रहे होंगे। तो ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम सा है, और ये सबसे जो ऊपर वाला है ये, यही हमारा ट्रेकिया है, यही हमारा ट्रेकिया है।
ये हमारा है ट्रेकिया, और फिर ये ब्रोंकाई है, हम बारी बारी से देखेंगे। तो ट्रेकिया ये है, तो ये हो गया हमारा ट्रेकिया। तो फेरिंग्स के बाद एयर इंटर करता है किसमें? ट्रेकिया में। ट्रेकिया का लेंथ अगर आप देखोगे तो ये लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ट्रेकिया का लेंथ लगभग 10 to 11 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और इसका जो डायामीटर आप देखोगे तो वो 2 to 3 सेंटीमीटर के आसपास इसका डायामीटर होता है। तो ट्रेकिया एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि जिसका लेंथ लगभग कितना है? 10 to 11 सेंटीमीटर, और डायामीटर लगभग कितना है? 1.5 to 2 सेंटीमीटर के आसपास इसका डायामीटर होता है, यानी 2 सेंटीमीटर के आसपास इसका डायामीटर होता है, और इसे विंड पाइप भी कहा जाता है। ट्रेकिया को हम क्या कहते हैं? जैसे ओसोफेगस को हम क्या कहते थे? फूड पाइप कहते थे, उसी तरह ट्रेकिया को हम क्या कहते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं। तो ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। तो एयर जो है इंटर करेगा ट्रेकिया से, यानी कि विंड पाइप से एयर नीचे आएगा, नीचे आएगा। और देखिए अब आप देखो तो ट्रेकिया में देखिए आप क्या, मैंने रिंग्स बनाया। ट्रेकिया में मैंने क्या बनाया है? रिंग्स बनाया। मैंने तो पूरा पूरा रिंग बना दिया, लेकिन ये पूरा पूरा रिंग नहीं होता, ये सी शेप्ड रिंग होता है, यानी कि ये पूरा क्लोज्ड रिंग नहीं होता है, मतलब सी शेप्ड होता है। समझ गए ना सी शेप्ड का मतलब? यानी कि अगर आप निकाल के देखोगे तो ये ऐसे गोल सा नहीं होगा, ये ऐसा टाइप का होगा। सी शेप्ड होगा तो यानी कि ऐसा टाइप का होगा, यानी थोड़ा सा खाली होगा। तो सी शेप्ड रिंग्स होती है ट्रेकिया में, जो है सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स होती है। यानी ये जो रिंग्स होती है वो किसकी बनी होती है? बोन की नहीं बनी होती है, किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। तो ट्रेकिया एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका लेंथ 10 to 11 सेंटीमीटर है, और डायामीटर 1.5 to 2 सेंटीमीटर के आसपास है, और जिसमें जो इसके जो वाल होते हैं उसमें सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग लगा होता है। समझ गए? और अगर आप देखोगे तो ट्रेकिया, यहां हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया ओसोफेगस के जस्ट ऊपर होता है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ओसोफेगस। ट्रेकिया ओसोफेगस के जस्ट फ्रंट में होता है। ओसोफेगस था ना, ओसोफेगस जो फूड को ले जाता था फेरिंग्स से कहां तक? स्टमक तक। तो वही उसी ओसोफेगस के जस्ट फ्रंट में कौन होता है? हमारा ट्रेकिया होता है। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि ट्रेकिया लाई जस्ट अबव द ओसोफेगस फ्रॉम फ्रंट, यानी कि फ्रंट से अगर देखोगे तो ये ओसोफेगस के जस्ट सामने होता है। और ट्रेकिया में इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स होता है, जो कि क्या करता है? इसे कोलैप्स होने से रोकता है, यानी कि इसे पिचकने नहीं देता है। अगर ये रिंग्स का सपोर्ट नहीं हो तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर है, ये क्या हो सकता है? चिपक सकता है, और अगर ये चिपक गया तो सांसें जाना बंद हो जाएगा, हवा बंद तू ही बंद हो जाएगा। तो इसे कोलैप्स नहीं ना होने देना है। तो ये जो सी शेप्ड रिंग्स होती हैं ये इसे क्या करती हैं? कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती हैं। समझ गए? और ट्रेकिया का भी जो वाल होता है उस पे भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और म्यूकस होता है, म्यूकस होता है अच्छे खासे मात्रा में। और क्या करेगा म्यूकस? वही काम जो नेसल पैसेज में कर रहा था, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम करेगा। ठीक है, और तो आप अभी आपने ट्रेकिया के बारे में 2 बातें मैंने बताई। कार्टिलेजनस रिंग जो उसे कोलैप्स करने से रोकेगा, क्योंकि मान लो कि जब एयर, जैसे आप बैलून देख लीजिए, आप मान लीजिए कि बैलून है, तो बैलून में जब हवा भरोगे तब तो वो फूला रहेगा, लेकिन बैलून में से हवा निकल जाएगा तो चिपक जाता है ना। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहेंगे कि जब एयर प्रेशर नहीं भी हो उतना ज्यादा हमारे अंदर, यानी कि हवा उतना प्रेशर नहीं भी हो, तब भी ट्रेकिया क्या हो? कोलैप्स ना हो। और उस कोलैप्स होने से रोकेगा कौन? मतलब सी शेप्ड रिंग्स रोकेगा। और ट्रेकिया के भी वाल पे क्या होगा? म्यूकस होगा अच्छे खासे मात्रा में। क्या करेगा ये म्यूकस? म्यूकस प्रिवेंट करेगा उसे कोलैप्स होने से। जब नहीं, म्यूकस डस्ट पार्टिकल को क्या करेगा? ट्रैप करने का काम करेगा। म्यूकस क्या करेगा? डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम करेगा। तो देखिए लिखा हुआ है कि ट्रेकिया हैज इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स व्हिच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन नॉट मच एयर इज प्रेजेंट इन इट, यानी जब उसमें पर्याप्त मात्रा में हवा न भी हो तब भी उसे कोलैप्स होने से रोकता है कौन? ये सी शेप्ड रिंग्स। अगला बात लिखा है कि द वॉल्स ऑफ ट्रेकिया इज लाइंड विथ फाइन हेयर एंड म्यूकस फॉर ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोब्स। फिर वही बात, डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोब्स को ट्रैप करने के लिए इसमें भी म्यूकस होता है और टाइनी हेयर्स होते हैं। अब देखिए ट्रेकिया नीचे आएगा और आके 2 पार्ट्स में बट जाएगा। ट्रेकिया नीचे आएगा और नीचे आके क्या होगा? 2 पार्ट्स में बट जाएगा। और ये 2 पार्ट में, ये नेक से नीचे उतरता है, नेक से नीचे आएगा और 2 पार्ट में बट जाएगा। यहां देखिए, यहां से ये नीचे आएगा और 2 पार्ट में बट जाएगा, एक इधर और एक इधर, जिसे हम कहेंगे, ये जो दोनों पार्ट बटेगा इसे हम कहेंगे ब्रोंकाई। सच में ब्रोंकस कहते हैं जिसका पुल्लर होता है ब्रोंकाई। दो ब्रोंकस है ना, जिसको पुल्लर में क्या कहते हैं?
ब्रोंकाई कहते हैं। तो दो ब्रोंकस में बट जाएगा, ये दो ब्रोंकाई में बट जाएगा। ट्रेकिया नीचे आएगा, थोरेक कैविटी में नीचे उतरेगा और दो ब्रोंकाई में बट जाएगा। एक ब्रोंकाई चला जाएगा इस लंग में और एक ब्रोंकाई चल जाएगा इस लंग में। देखिए ये है लेफ्ट लंग और ये है राइट लंग। ये है हमारा लेफ्ट लंग और ये है हमारा राइट लंग। तो दो ब्रोंकाई, ट्रेकिया नीचे आएगा, नीचे आकर के दो ब्रोंकाई में बट जाएगा और एक ब्रोंकाई चला जाएगा राइट लंग में और एक ब्रोंकाई चला जाएगा लेफ्ट लंग में। देखिए लिखिए, नीचे लिखा है कि ट्रेकिया रन्स डाउन द नेक एंड एक्सटेंड इन द थोरेक कैविटी। यानी जो ही ये नेक से नीचे उतरता है ट्रेकिया और एक्सटेंड करता है किसमें, थोरेक कैविटी में। थोरेक कैविटी आप जानते हैं हमारे बॉडी में दो कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेक कैविटी। हमारा ये जो डायफ्राम, याद कीजिए बायोडायवर्सिटी में पढ़े थे, पहले भी हम बात कर रहे हैं। यहाँ डायफ्राम है और डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी और ऊपर थोरेक कैविटी। तो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम पूरा का पूरा किसमें लगा हुआ है, थोरेक कैविटी में लगा हुआ है। तो ट्रेकिया नीचे आया, दो ब्रोंकाई में बटा, नीचे आया थोरेक कैविटी में, नीचे आया और दो ब्रोंकाई में बटा। ईच ब्रोंकस इंटर इनटू लंग्स, हर एक ब्रोंकस क्या होगा, एक एक लंग में इंटर कर जाएगा। और जो ही ब्रोंकस, अब देखिए दो ब्रोंकस हो गया, एक राइट ब्रोंकस एक लेफ्ट ब्रोंकस। लेफ्ट ब्रोंकस किस लंग में गया, लेफ्ट लंग में गया, और राइट ब्रोंकस किस में गया, राइट लंग में गया। तो जो राइट लंग में आएगा ब्रोंकस, वो इसके अंदर आके तीन ब्रोंकियोल्स में बट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नंबर याद रखिएगा, कितने ब्रोंकियोल्स में, तीन। यानी एक ब्रोंकस, राइट लंग में आने वाला ब्रोंकाई या ब्रोंकस जो ही लंग के अंदर जाएगा वो तीन ब्रोंकियोल्स में बट जाएगा। कितने ब्रोंकियोल्स में, तीन। और जो लेफ्ट लंग में जाएगा वो दो में बटेगा। ध्यान दीजिएगा, राइट लंग में आने वाला कितने में बट रहा है, तीन में, और लेफ्ट वाला कितने में बट रहा है, दो में। अब आप कहोगे क्यों सर, देखिए हमारा जो राइट और लेफ्ट लंग है उसमें से जो हमारा राइट लंग होता है वो साइज में बिगर होता है और जो लेफ्ट लंग है वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू राइट लंग। अब आप कहोगे क्यों सर, क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट लगा हुआ है। तो हार्ट जितना स्पेस लेगा ना तो उतना स्पेस तो लंग को कम पड़ेगा ना। नहीं समझे, दोनों तरफ तो मान लीजिए हम लोग बायलैटरली सिमेट्रिकल है ना बाबू, तो बायलैटरली सिमेट्रिकल है तो जितना जगह राइट साइड है उतना ही जगह लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में तो कुछ नहीं है, थोरेक कैविटी पूरा खाली है, तो पूरा का पूरा लंग ही है राइट साइड में। लेकिन लेफ्ट साइड में हार्ट भी है यहाँ पे, तो हार्ट जो है लंग का थोड़ा सा जगह कैप्चर करेगा ना, तो लंग को उतना जगह कम मिलेगा ना। तो लेफ्ट लंग जो होता है उसमें दो ही लोब होते हैं, लंग्स को लोब में बांटा जाता है। लंग्स का उसको मतलब पार्टीशन किया जाता है किसमें, लोब्स में। तो राइट लंग में कितने लोब्स हैं, तीन लोब्स हैं, और लेफ्ट लंग में कितने लोब्स हैं, दो ही लोब्स हैं। तो एक ब्रोंकाई आया और दो ब्रोंकियोल में बटा, एक उस लोब में चला गया, इस लोब में चला गया लेफ्ट साइड वाला में, और राइट साइड वाला में ट्रेकिया ब्रोंकाई आया और तीन ब्रोंकियोल्स में बटा और तीनों ब्रोंकियोल्स तीनों लोब में इंटर कर गया। क्लियर हुआ। तो देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ होगा नोट में, फिर मैं आगे बताता हूं कि आफ्टर इंटरिंग इनटू द लंग्स राइट ब्रोंकस डिवाइड इनटू थ्री ब्रोंकाई, यानी कि तीन पार्ट में बट गया, व्हिच इंटर इनटू द थ्री लोब्स ऑफ राइट लंग, यानी तीन में बटा और क्या हो गया, तीनों लोब में चला गया। लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड इनटू टू ब्रोंकाई व्हिच इंटर इनटू द टू लोब्स ऑफ द लेफ्ट लंग, यानी कि इधर वाला जो है लेफ्ट वाला दो में बटा और दो लोब में इंटर कर गया। समझ गए, ठीक। और ऐसा क्यों है, उसमें तीन लोब इसमें दो लोब क्यों है, समझ में आया, क्योंकि लेफ्ट लंग की तरफ क्या है, हार्ट है, तो वो जगह थोड़ा सा वो कैप्चर कर लिया तो वो जगह कम पड़ा। ठीक। अब जो ही लोब के अंदर जाएगा ब्रोंकाई तो वहां पर वो फिर से उसका पार्टिसिपेशन होगा, यानी फिर से वो बटेगा बहुत सारे पतले 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 ट्यूब्स में, जिसे कहा जाता है क्या, ब्रोंकियोल्स। क्या कहा जाता है, ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स में बटेगा और ब्रोंकियोल्स का लगातार डिवीजन होगा, रिपीटेड डिवीजन होगा, फिर पतला फिर पतला फिर पतला, बहुत बार डिवीजन होता है, लगातार डिवीजन होता जाता है। यानी अगर आप इसको देखो तो ब्रोंकाई आया, अगर हम इसको थोड़ा और डायग्राम बनाए तो ये इंटर करते ही बट जाएगा। तो यहीं पर मान लीजिए यहीं पे बटा, अगर आप लोब में बांटे तो ये ऐसा टाइप का लोब होता है, ऐसा टाइप का लोब बढ़ता है, और इसमें अगर आप देखोगे तो ये ऐसा टाइप का दो ही लोब बढ़ता है।
तो यहां से एक इधर गया ब्रोंकाई और एक ब्रोंकाई इस लोब में आएगा, और इसमें क्या होगा, एक ब्रोंकाई इस लोब में जाएगा, एक ब्रोंकाई इस लोब में आएगा, एक ब्रोंकाई इस लोब में आएगा, यानी कि सब 3D में डायग्राम बनता है। तो यहाँ पर, और फिर ये इसके अंदर आते ही क्या होगा, इसमें रिपीटेड डिवीजन होना शुरू होगा, अंधाधुंध बटेगा, ये फिर बटेगा, फिर बटेगा, बढ़ता चला जाएगा। अब डायग्राम देखिएगा, बुक में दिया गया है, अंधाधुंध बटेगा, ये बढ़ता चला जाएगा, लगातार बढ़ता जाता है, और बट करके, और ये जो पतले 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 जो आप देख रहे हैं, जो पतले पतले में कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो देखिए, ट्रेकिया आया, सिंगल ट्रेकिया आया, दो ब्रोंकस में बट गया, एक ब्रोंकस लेफ्ट में गया, एक ब्रोंकस राइट में गया, यानी एक लेफ्ट लंग में, एक राइट लंग में। राइट लंग वाले 3 ब्रोंकाई में बट गया, तीनों ब्रोंकाई एक एक लोब में चला गया, जो कि राइट लंग में 3 लोब थे। लेफ्ट वाला 2 में बटा, 2 ब्रोंकाई में बटा, दोनों ब्रोंकाई एक एक लोब में गया, और लोब के अंदर जाते ही ब्रोंकाई फिर पतले 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 ट्यूब्स में बटना शुरू हुआ, फिर उसमें रिपीटेड डिवीजन हुआ और बनाने लगा क्या, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स में लगातार डिवीजन होगा, रिपीटेड डिवीजन होगा, और वो पतला होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब हर एक ब्रोंक्यूल के टॉप पर या इंड पर एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, एकदम पतला मेम्ब्रेन वाला एक एयर सैक होगा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम कहेंगे एल्वियोलाई। क्या कहेंगे, एल्वियोलाई। और वही एल्वियोलाई एक्चुअल में हमारा रिस्पायरेटरी सरफेस है। हमने जो बैक क्लास में बात की थी रिस्पायरेटरी सरफेस की, यानी वो सरफेस जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है एयर और बॉडी के बीच, एनिमल बॉडी के बीच, वो रिस्पायरेटरी सरफेस हमारे बॉडी में एक्चुअल में कौन है, एल्वियोलाई है। और ये एल्वियोलाई कहां है, ब्रोंकियोल के इंड पर। कहां है, ब्रोंकियोल के इंड पर। तो एक बार हम नोट पढ़ लेते हैं, फिर हम वहां एल्वियोलाई को डिस्कस करेंगे। देखिए लिखा है कि ईच ब्रोंकियोल्स in lung each bronchi divide into form finer branches called bronchioles, यानी पतले पतले ब्रांचेज उसके बटेंगे, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। each bronchioles after repeated division, यानी बहुत सारे डिवीजन होने के बाद, ends with groups of tiny air sacs called alveoli, यानी कि हर एक ब्रोंक्यूल के इंड में बहुत से छोटे छोटे एयर सैक लगेंगे, यानी छोटे छोटे, जैसे अंगूर का गुच्छा नहीं होता है, अंगूर का गुच्छा आप देखे होंगे, तो अंगूर का गुच्छा उसी टाइप समझिए कि एक में अंधाधुंध चारों तरफ से, आप डायग्राम देख लीजिएगा, नोट में भी बना हुआ है या बुक में देख लीजिएगा, छोटे छोटे एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे, छोटे 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 बैलून लाइक स्ट्रक्चर, छोटा छोटा बैलून जैसा स्ट्रक्चर। और उसको क्या कहते हैं, वो जो छोटा छोटा एयर सैक है उसी को क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई कहा जाता है। ठीक है, तो एल्वियोलाई का डिफिनेशन याद रखिएगा कि ईच ब्रोंक्यूल्स आफ्टर रिपीटेड डिवीजन एंड्स विथ ग्रुप्स ऑफ टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई, एंड एल्वियोलाई इज द एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यानी एल्वियोलाई ही वो साइट है जहां पर क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, किसके किसके बीच, ह्यूमन बॉडी और एयर के बीच। ठीक है, और हर एक एल्वियोलाई, अब याद कीजिए आप, एल्वियोलाई हो गया हमारा रिस्पायरेटरी सरफेस, तो आपको पता है कि रिस्पायरेटरी सरफेस के पास रिच ब्लड सप्लाई होना चाहिए, तो हर एक एल्वियोलाई के ऊपर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज लिपटी हुई होती है, पूरा का पूरा वो ब्लड कैपिलरीज से ढका हुआ होता है, तभी ना वहां से एक्सचेंज हो पाएगा। तो देखिए लिखा है कि ईच एल्वियोलाई इज कवर्ड विथ अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज व्हिच ट्रांसपोर्ट द रिस्पायरेटरी गैसेज, यानी हर एक एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का डेंस नेटवर्क होता है, पूरा एकदम घना नेटवर्क होता है, उसको चारों तरफ से एकदम ढका हुआ होता है, जहां जिससे क्या हो सके, ब्लड ही ना गैसेज को सेल तक लेके जाएगा, ऑक्सीजन को रिस्पायरेटरी सरफेस से सेल तक कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा, और फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई तक कौन लेके आएगा, ब्लड लेके आएगा। तो एल्वियोलाई के ऊपर पूरा ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जो कि क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, यानी कि रिस्पायरेटरी गैसेज को एक्सचेंज करता है, यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज होता है। समझ गए। एंड नेक्स्ट है कि इन मैच्योर ह्यूमन बीइंग टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई इज 300 to 400 मिलियन, यानी कि एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर एल्वियोलाई का नंबर लगभग 400 मिलियन के आसपास होता है। मिलियन जानते हैं आप, 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं, और 10 मिलियन का 1 करोड़ हो गया, यानी कि 400 मिलियन का मतलब हो गया कि 40 करोड़, यानी लगभग 40 करोड़
हमारे बॉडी के अंदर लगभग एल्वियोलाई है, समझ गए। और तो इतना सारा एल्वियोलाई है, होना भी चाहिए ना। हमारा बॉडी वॉल्यूम देखते हो ना कितना जाता है, हमारा सारा ऑक्सीजन नीड वहीं से फुलफिल होगा। और आपको पता है कि रिस्पायरेटरी सरफेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक यही था ना कि शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। तो इतने सारे एल्वियोलाई होंगे तभी ना गैसेस एक्सचेंज अच्छे से हो पाएगा, सफिशिएंट अमाउंट में हो पाएगा। तो लंग में लगभग 300 to 400 मिलियन एल्वियोलाई। ओके, तो ये हो गया हमारा एल्वियोलाई, समझ गए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लंग्स पढ़ेंगे। अब हम लोग जाएंगे लंग्स में। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। एक बार मैं ओवरव्यू सा दे देता हूं यहां तक का कि आपने क्या क्या देखा। बहुत सा टर्म्स इंट्रोड्यूस हो गया, तो एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, बस ध्यान से सुनिए, नोट्स देखना बंद कीजिए, ध्यान सुनिए। हमने क्या देखा कि हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन के लिए एक रिस्पायरेटरी सिस्टम लगा हुआ है। रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे नोज से। नोज में दो ओपनिंग है जिसे नोस्ट्रिल्स कहते हैं। नोस्ट्रिल्स के पीछे क्या है, नेसल कैविटी या नेसल पैसेज है। नेसल पैसेज के ठीक बीच में एक बोन बॉडी प्लेट लगा हुआ है जिसे हम सेंट्रल सेप्टम कहते हैं। हमारा नेसल कैविटी बकल कैविटी के जस्ट ऊपर है, और बकल कैविटी और नेसल कैविटी को अलग करता है एक हार्ड बोनी प्लेट। और फिर उसके बाद हमारा जो नेसल पैसेज है या नेसल कैविटी है, उसका जो इनर वॉल है उस पे म्यूकस है और टाइनी हेयर्स है, जिसका काम है डस्ट पार्टिकल, माइक्रोब्स या इंसेक्ट्स को भी अगर हमारे एयर के साथ इनहेल हो गया हमारे अंदर तो उसे रोकना। फिर वो नेसल पैसेज खुलता है हमारे फेरिंग्स में, और फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है एयर का और फूड का। एपिग्लोटिस इस बात को इंश्योर करता है कि फूड किस में इंटर न कर जाए, विंड पाइप में इंटर न कर जाए। फिर उसके बाद फेरिंग्स के बाद एयर कहां चला जाता है, विंड पाइप या ट्रेकिया में चला जाता है। ट्रेकिया एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका लेंथ लगभग 10 to 11 सेंटीमीटर होता है, जिसका डायामीटर लगभग 1.5 to 2 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ट्रेकिया हमारे नेक से नीचे उतरता है, थ्रोइक कैविटी में आता है और आकर के दो ब्रोंकस में बट जाता है। एक ब्रोंकस लेफ्ट लंग में जाता है, एक ब्रोंकस राइट लंग में जाता है, ठीक। ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया का जो वाल होता है उसमें इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग होती है जो उसे कोलैप्स होने से बचाता है जब एयर प्रेशर कम हो तब भी, ठीक। फिर उसके बाद अगर देखें तो जो ट्रेकिया का वाल होता है, इनर वाल होता है, उस पे भी म्यूकस होता है और टाइनी हेयर्स होते हैं। काम वही करता है जो नेसल पैसेज में हो रहा था, यानी कि क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को रोकता है, या कोई माइक्रोब्स इंटर कर गया तो उसे ट्रैप कर लेता है। फिर उसके बाद जो ही ब्रोंकस इंटर करता है लंग के अंदर, तो राइट लंग के अंदर जाने वाला ब्रोंकस 3 ब्रोंकाई में बट जाता है और तीनों ब्रोंकाई एक एक लोब में इंटर करता है। लेफ्ट जो हमारा राइट लंग है उसमें 3 लोब है और जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब है, क्योंकि लेफ्ट लंग की तरफ हमारा हार्ट है तो कुछ स्पेस वो ऑक्युपाई कर लिया, तो लेफ्ट लंग हमारा साइज में थोड़ा सा छोटा है, राइट लंग हमारा साइज में बड़ा है। तो 3 लोब्स में बट गया, तीनों लोब्स में एक एक ब्रोंकाई गया। जो ही ब्रोंकाई इंटर करेगा लोब के अंदर, उसके बाद वो फिर उसका ब्रांचिंग होना शुरू होगा, डिवीजन होना शुरू होगा, ब्रांचिंग होगा और वो पतले पतले ब्रांचेज में बट जाएंगे जिसे हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स। फिर ब्रोंक्यूल्स का रिपीटेड डिवीजन होगा और रिपीटेड डिवीजन होते होते वो बहुत पतली पतली नलियों में बदल जाएगा और लास्ट में जो ब्रोंक्यूल का इंड होगा, जो बहुत बार डिवीजन होने के बाद जो ब्रोंक्यूल का इंड होगा वहां एक क्लस्टर होगा। क्लस्टर कहने का मतलब ग्रुप होगा, एक क्लस्टर होगा किसका, एयर सैक्स का, जिसे हम क्या कहेंगे, एल्वियोलाई कहेंगे। छोटे छोटे एयर के बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिसे हम एल्वियोलाई कहेंगे। और यही एल्वियोलाई हमारा एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है, यानी यहीं पर गैसेज का, रिस्पायरेटरी गैसेज का एक्सचेंज होगा किसके किसके बीच, एयर और बॉडी के बीच बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एल्वियोलाई जो होगा उसके ऊपर डेंस नेटवर्क होगा ब्लड कैपिलरीज का, जो कि क्या करेगा, रिस्पायरेटरी गैसेज को ऑक्सीजन, रिस्पायरेटरी गैसेज मतलब क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन को वहां से ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां लाएगा। और हमारे बॉडी के अंदर एल्वियोलाई का नंबर अच्छा खासा है, लगभग 40 करोड़ के आसपास। तो इतनी बातें हमने अभी तक रिस्पायरेटरी सिस्टम में की है। आप नोट को पढ़ लीजिए, यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इंटर करते हैं लंग्स में, कि लंग्स में क्या होता है। तो स्टार्ट करें लंग्स, ओके ठीक है। तो चलिए लंग्स की बात करते हैं। तो देखिए लंग्स में सबसे पहला पॉइंट जो लिखा गया है, मैं नोट टू नोट चलता हूं जिससे कि आप समझते चले, कि लंग्स आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी। स्पॉन्जी में तो समझ गए, दबाने पे स्पॉन्जी समझते हो ना, थोड़ा सा गुद्देदार, दबाओगे तो पिचक जाएगा फिर फूल जाएगा। तो स्पॉन्जी हाईली इलास्टिक यानी बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है
अगर आप कभी कोई लंग किसी जानवर का अगर देखो आप, जैसे कि गोट सबको मारा जाता है तो उसका लंग बाहर निकाला जाता है, तो अगर आप उसको फुला के देखोगे ना कभी, हाँ थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप कभी चाहो ना तो उसको जब निकाल के रखा रहता है वो, तो उसको अगर आप फूकिएगा ना तो फूल के, सोचिए इलास्टिक तो होना ही है ना, जैसे हम ही लोग सांस देखिए कितना फैला ये हमारा ऊपर आता है ना, तो ये जो इलास्टिसिटी, ये जो फैलना सिकुड़ना, ये इलास्टिक होगा तभी ना। तो लंग क्या होता है, स्पॉन्जी होता है, हाईली इलास्टिक बैग लाइक ऑर्गेन है इन व्हिच इज रफली कोन शेप्ड, यानी ये रफली क्या होता है, कोन शेप्ड होता है, यानी नीचे में नुकीला और ऊपर में थोड़ा ये मोटा होता है। कोन शेप्ड जानते हैं, जो बेस में ज्यादा ये हो और ऊपर में पतला होता जाए, तो ये हमारा जो ये भी होता है, देखते हैं ये लंग्स ऐसे ही होता है, कोन शेप्ड, रफली कोन शेप्ड एंड सिचुएटेड इन थोरैक कैविटी। यानी लंग हमारा एक स्पॉन्जी हाईली इलास्टिक बैग लाइक ऑर्गेन है जो कि शेप में लगभग कोन शेप्ड है, रफली कोन शेप्ड है और सिचुएटेड है कहां, हमारे थोरैक कैविटी में, ओके ठीक है। और जो हमारा लंग है उसका जो लोअर सरफेस होता है, नीचे वाला सरफेस होता है, वो मस्कुलर डायफ्राम पे लाई करता है। ये जो हमारा डायफ्राम है, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी को हमारे थोरैक कैविटी से सेपरेट कर रहा है, उसी पे लाई करता है कौन, हमारे लंग का लोअर जो पार्ट है वो, ठीक। और लंग जो है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो हमारा जो लंग होता है वो कवर्ड होता है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से, यानी कि हमारा जो लंग है, देखिए हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गेन्स है ना, उन सभी के ऊपर जो है सो कवरिंग होता है, और कवरिंग एक लेयर का नहीं होता है, दो लेयर का होता है। इवन हमारा जो जितना वाइटल ऑर्गेन होगा ना, उस पर तो हमारा ब्रेन जो है उस पर तो 3 लेयर का कवरिंग होता है। देखिए कवरिंग का ये है, आप टिश्यू जहां पढ़ाए थे वहां भी आप देखे होंगे, बताए थे कि कवर करने का काम होता है, जिससे कि क्या हो, कोई मैकेनिकल शॉक लगे तो उसको रोक सके, बर्दाश्त कर सके। तो हमारा जो लंग होता है वो भी एक वाइटल ऑर्गन है, तो इसके ऊपर में 2 लेयर मेम्ब्रेन होगा, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होगा, और उस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, पिल्यूरा कहेंगे। तो लंग इज कवर्ड विथ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड पिल्यूरा। हर एक पिल्यूरल मेम्ब्रेन के बीच में, यानी कि देखिए ये अगर मान लो कि ये पहला पिल्यूरल मेम्ब्रेन है और ये दूसरा पिल्यूरल मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में कुछ खाली जगह होगा, उसमें भरा होगा पिल्यूरल फ्लूइड, उसे हम क्या कहते हैं, पिल्यूरल फ्लूइड होगा, जो कि क्या करेगा, कोई अगर प्रेशर अगर एग्जर्ट हुआ, कोई मैकेनिकल शॉक लगा, तो वो एक जगह नहीं होगा। देखिए आप ये बात जानते हैं कि फ्लूइड में प्रेशर को ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड में प्रेशर को ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी होती है। यही रीजन है ना कि आपके साइकिल के चक्का में ट्यूब में हवा भर के लगा हुआ है, कि अगर कभी जर्किन लगता भी है तो वो प्रेशर सिर्फ वही नहीं आता है, पूरे चारों तरफ से आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वही काम पिल्यूरल फ्लूइड क्या करेगा, अगर कभी मैकेनिकल शॉक लगा, अगर मान लीजिए कि जैसे हम ऐसे ठोक दिए लंग के ऊपर, तो ये जो मैकेनिकल शॉक लगा तो वो क्या करेगा, हम आपका जो पिल्यूरल फ्लूइड है वो उस शॉक को सिर्फ वही नहीं लगने देगा जहां वो लगा, उसको क्या करेगा, पूरे लंग पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो लंग कवर होता है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से, जिसे हम कहते हैं पिल्यूरा, और दोनों पिल्यूरा के बीच में भरा होता है पिल्यूरल फ्लूइड। क्या भरा होता है, पिल्यूरल फ्लूइड, जिसका काम होता है मैकेनिकल शॉक से लंग को प्रोटेक्ट करना। कोई मैकेनिकल शॉक लगा तो उससे क्या करना, उसे प्रोटेक्ट करना। देखिए लिखा हुआ है कि ईच पिल्यूरल मेम्ब्रेन इज सेपरेटेड बाय अ टाइनी थिन स्पेस व्हिच इज फिल्ड विथ पिल्यूरल फ्लूइड व्हिच लुब्रिकेट द मेम्ब्रेन एंड अवॉइड फ्रिक्शन। यानी पहला तो मैकेनिकल शॉक भी करेगा, और दूसरा बात एक बात बताइए, जब हम सांस लेंगे तो लंग एक्सपेंड करेगा, और जब सांस छोड़ेंगे एक्सहेल करेंगे तो लंग कंट्रैक्ट करेगा, तो लगातार ये मेम्ब्रेन में रगड़ आएगा, फ्रिक्शन आएगा। उस फ्रिक्शन को भी कौन प्रिवेंट करेगा, ये फ्लूइड क्या करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगा। तो फ्रिक्शन को भी कम करेगा और मैकेनिकल शॉक से भी क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है। और हमारा जो लंग्स है, जो हमारा दोनों लंग्स है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में रिब केज लगा हुआ है, बोन का एक, देखते हैं ना ये रिब केज, यहाँ जो है हड्डियों का बोन का एक ग्रुप है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे लंग को प्रोटेक्ट करता है, बाहर से अगर कोई धक्का उक्का चोट लगा तो उसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये था हमारा लंग, ठीक है। तो हमारा जो राइट लंग है, ये याद रखने की चीज है आपको कि जो हमारा राइट लंग है वो शेप में थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि उसमें 3 लोब हैं, और जो हमारा लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा साइज में क्या है, छोटा है, क्योंकि उसमें कितने हैं, 2 ही लोब है, समझ गए। और जो हमारा लंग है वो कवर्ड है
एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से, जिसे हम पिल्यूरा कहते हैं, और पिल्यूरल मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा थिन स्पेस होता है जिसमें पिल्यूरल फ्लूइड भरा होता है, जिसके दो मैकेनिज्म हो गए। फर्स्ट मैकेनिज्म हो गया कि जब एक्सपैंड करेगा और या कंट्रैक्ट करेगा लंग तो उसको फ्रिक्शन से प्रिवेंट करना, क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन रगड़ खाएगा ना अगर फ्लूइड नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करना। और दूसरा काम क्या, कोई मैकेनिकल शॉक हो तो कुशन बनाना एक तरह से कि शॉक नहीं लगने देना। और लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बोन का एक केज लगा हुआ है, ये जिसे हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं, जो लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखा है। तो ये हमारा लंग है। और डायफ्राम, जो कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक अगला पार्ट, हमने सारी पार्ट इसमें से डिस्कस कर लिया। डायफ्राम की अगर बात करें तो ठीक वही बात, ये थोरेसिक कैविटी के जस्ट सबसे लोअर पार्ट में मौजूद होता है, और जो हमारा लंग है उसका जो लोअर पार्ट है वो किस पे रेस्ट करता है, डायफ्राम पर ही रेस्ट करता है। तो ये हमारा पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम था। तो अब हमारा बचा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, फिर सारा ब्रीदिंग रेट सब, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो कल का क्लास जो होगा हमारे रिस्पिरेशन इन ह्यूमन का लास्ट लेक्चर होगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आज बहुत से नए नए टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। अगर ज्यादा कंफ्यूजन है आपको तो कॉल कीजिए, जो भी मेथड्स है आपके पास उससे आप सॉल्व कीजिए डॉट्स को, और नोट बना लीजिए। नोट आपको कल के भी लेक्चर का नोट आपको आज ही मिल जाएगा। आज का जो लेक्चर सीट आएगा उसी में आपको कल के भी लेक्चर का नोट अवेलेबल रहेगा। तो वो अलग अलग नोट नहीं देंगे, नोट आप आज ही नोट डाउन कर लीजिएगा। बस एक वीडियो बचा है जो कि कल नहीं होगा तो कल सवेरे अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप इसको कंप्लीट कर ले। और फिर इतना करने के बाद फिर हमारा 2 लाइफ प्रोसेस इसमें बचा हुआ है, एक ट्रांसपोर्टेशन और एक एक्सक्रीशन, जो कि हम इसके बाद देखेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।